Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology। और भारत और अमेरिका की अब ठन गई है, पूरी तरह से ठन गई है। आप देख रहे होंगे कि अमेरिका जो है किसी भी तरह भारतीय बिजनेसमैन को, भारतीय इकोनॉमी को टारगेट करने में लग गया है। मोदी जी ने 2 चेतावनी ऑलरेडी दे दी और भारत ने भी दे दी। इस समय भारत में सभी को एकत्र होना ही पड़ेगा, क्योंकि हर तरफ से युद्ध के या फिर एक पहले तो इकोनॉमिक युद्ध होता है, किस तरह भारत को कमज़ोर किया जाए, फिर उसके बाद सैन्य युद्ध होता है। तो भारत को भी अब समझ में आ गया है। तो जो भी ऑर्डर्स दिए गए पिछले 3-4 साल में, भारत की प्रिपरेशन जो थी वो इसी दिशा में है कि उसको कभी अमेरिका से भी युद्ध करना पड़ सकता है, जिसके बारे में मैंने बहुत पहले बोला भी था और काफ़ी अन्य ऑथर्स ने भी लिखा है एक्चुअली इसके बारे में, कि वो अब टाइमलाइंस को बदल चुके हैं और एकदम आगे बढ़ने की कोशिश है युद्ध के स्तर पे। तो क्यों भारत से ही अमेरिका को खतरा है? क्योंकि पहली बात तो ये है, देखिए याद रखिए, शास्त्रों में सुर असुर संग्राम चलता रहता है और जब देवताओं की जब जीत होती है मिलिट्री की, तभी जाके सनातन धर्म फैलता है और ये अभी युग है सनातन धर्म का आगे बढ़ने का। तो इसलिए सारे असुर एक साथ एकत्रित होंगे और भारत के साथ युद्ध करेंगे। ये बहुत पहले से विधान चलता रहा है, अभी से नहीं है, क्योंकि जो हम लोगों को सिखाया गया नॉन वायलेंस और ये सब सिखाया गया ताकि आप कमज़ोर हो जाएं, इसलिए सिखाया। इसलिए बोला गया कभी सिख ही सिर्फ क्षत्रिय होते हैं, बाकी सबको डराया जा सकता है, वो सब भी पहले सिखाया गया ताकि आप कमज़ोर रहें, आइडियोलॉजिकल वीकनेस। फिर आपने डिस्पाइट दैट भारत ग्रो किया, भारत की सेनाएं सशक्त हुई, भारत ने इकोनॉमिकली ग्रोथ किया। अब उनको लग रहा है अब इकोनॉमिक सैंक्शंस, तो पहले आइडियोलॉजिकल वॉर युद्ध किया, फिर इकोनॉमिक युद्ध होगा, फिर उसके बाद होगा सैन्य शक्ति का। तो भारत ने आइडियोलॉजिकल युद्ध को हराया पिछले 10 साल में, भारत ने इकोनॉमिक युद्ध को जीता पिछले 10 साल में, डिस्पाइट एवरीथिंग विच इज़ गोइंग ऑन। और भारत के अंदर से ही एजेंट्स बना दिए गए जो कि विश्व के लिए काम करते थे। जैसे कि आपको याद होगा महाभारत युद्ध में शल्य का काम था कर्ण को हतोत्साहित करना कि वो युद्ध न करे, ऐसा उन्होंने किया था। इसी तरह भारत के अंदर अपोजिशन पार्टीज को कल्टीवेट किया गया ताकि भारत कमज़ोर हो। भारत कमज़ोर होगा तो सनातन धर्म नीचे जाएगा। लेकिन देवता लोग भी काम करते हैं, कलयुग में देवता लोग भी काम करते हैं, तो देवता ने भी भारत में आके इंटरवीन किया, बाकी लोगों को प्रोत्साहन दिया ताकि भारत आगे बढ़ता रहे। आज जो सिचुएशन आई है वो आई है सोशल मीडिया के थ्रू अटैक किया गया, टीवी के थ्रू अटैक किया गया, सब कुछ सनातन धर्म पर अटैक किया गया और भारतीयों का ही प्रयोग किया गया ताकि भारतीयों को ही उनकी भाषा में सिखाया जाए। फिर चर्च का अटैक हुआ, कन्वर्जन का अटैक, चर्च का अटैक होता है। पहले चर्च का अटैक होता है, आपको कमज़ोर किया जाता है। अगर आप डेमोग्राफिकली कंट्रोल हो गए, कन्वर्ट हो गए, तो आप उनके एसेट्स बन गए, तो आपकी ज़मीन हथिया लेंगे। ज़मीन की लड़ाई होती है, भूमि को कंट्रोल करना है, क्योंकि भूमि पे फिर जो भी रहेगा वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो अब उन्होंने फिर ये किया, फिर उसके बाद उन्होंने मुसलमानों को यूज़ किया ताकि और भी हतोत्साहित हो और भारत में गड़बड़ी फैलाई जाए, क्योंकि उनको इजीली ख़रीदा जा सकता है, वो बिक जाते हैं जल्दी। और फिर धीरे धीरे कर करके वो अब इस स्थिति पे आए हैं कि वो सब पैतरे फेल हो गए, इकोनॉमिक्स पे आ गए। तो ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका दूसरे देशों में प्रतिबंध लगाए, भारत से सामान मत खरीदो, भारत को डाइवर्सिफाई नहीं करने दो। रशियन का युद्ध तो बहाना था, चाइना के साथ युद्ध भी बहाना था। मैंने तो कितने 2 साल से बोल रहा हूँ कि भारत ही मुख्य टारगेट है। अब अमेरिका खुल के सामने आ गया, मतलब कि अदृश्य राज आपके सामने बैठा है, युद्ध करने के लिए तैयार है। अदृश्य राज दुनिया भर की सेनाओं को प्रयोग करता है, यूके के गुप्तचरों को यूज़ करेगा। तो पहले गुप्तचरी का युद्ध होता है, फिर उसके बाद होता है गुप्तचरी के साथ में इकोनॉमिक्स होते हैं, फिर उस गुप्तचरी के माध्यम से आइडियोलॉजिकल युद्ध होते हैं। ये गुप्तचरी के युद्ध है। फिर गुप्तचरी के युद्ध के बाद वो आएगा आर्थिक युद्ध पे, वो भी गुप्तचरी का ही युद्ध है, लेकिन इस बार वो ओपनली बोलेगा, दूसरों पे सैंक्शंस लगाएगा। अगर आपने भारत से कुछ खरीदा तो सैंक्शंस आपके लगाएगा, या फिर सैन्य शक्ति आपके ऊपर। अब तीसरा जो लेवल आता है वो आता है सैन्य शक्ति का। बोलेगा कि ठीक है, अभी अगर ये बात नहीं मान रहा है तो सैन्य युद्ध हो। कैसे युद्ध करेगा? अपने पिट्ठुओं के थ्रू, जैसे अमेरिका करता रहा है। पहलगाम किया, उसके पहले 71 का युद्ध करवाया तो पाकिस्तान उसका एक एजेंट है जो कि युद्ध करेगा भारत के विरुद्ध।
इसमें चीन भी इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे चीन के अभी ट्रम्प ने अलाउ के 6 लाख स्टूडेंट जो भारतीय 6 लाख स्टूडेंट को कम करेंगे, चीन के 6 लाख ऐड कर दिए जाएंगे, समझे आप। क्योंकि चीन ने धमकाया उनको कि भाई तुमने कोविड फैलाया था, तुम्हारे थ्रू ही सब ये हुआ गड़बड़ी, तुम ही बिहाइंड द सीन काम कर रहे थे। तो चीन ने सच बोलना शुरू कर दिया। तो अब उनको चीन से घबराहट हो गई, एप्स्टीन फाइल, क्योंकि गुप्तचरी के माध्यम से चलता है। और मुझे कभी समझ में नहीं आता है क्यों भारत सहन करता रहता है, भारत प्रोएक्टिव एक्शन क्यों नहीं लेता, भारत क्यों नहीं एक्ट करता खुल के। क्योंकि भारत को फैलाया गया कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनर के चक्कर में मतलब आप हमारी गुप्तचरी को मत देखो, तो सारी गड़बड़ी फैलाओगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी रहोगे। और हम लोग भी चाहते हैं, वी वांट टू बी सुपरमैन, हम लोग भी चाहते हैं नहीं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। हम लोग भी ऐसे बात करते हैं कि चलो एक साइड में ट्रेड बढ़ रहा है, दूसरी साइड में है, एक साइड को हम मैनेज कर लेंगे, दूसरी साइड को नहीं करेंगे। इस तरह ये जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और उससे आपका मनोबल गिरता है। जैसे भारत के बहुत सारे एनालिस्ट हैं, डराने में लग गए, अब डराने में लग गए। आप नाम सबके जानते हैं कि अभी ट्रेड वॉर होगा तो भारत जो है कैसे झेलेगा $50 बिलियन का डाउन, ऐसे बताना शुरू कर दिया। लॉजिकल बातें करते हैं, लेकिन टू मेक योर वीक साइड प्रोमिनेंट, आपकी कमजोर साइड को दिखाने के लिए। ये कनक और युधिष्ठिर का संवाद, धृतराष्ट्र का संवाद है। इस तरह आपको मनोबल को गिराएंगे। लॉजिकल बातें होंगी, लेकिन बात लॉजिक की नहीं होगी, समझे आप। बात होगी आपको डराने की, और आप डर जाएंगे। फिर डर जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर आपको वो कंट्रोल करेंगे, आप फेवरेट पॉलिसीज देंगे। तो भारत एक बात पे अड़ गया कि अपने किसानों के नुकसान को नहीं सहन करेगा, लेकिन बिहाइंड द डोर एंट्री है, बिल गेट्स के थ्रू, बाकियों के थ्रू। भारत में ऑलरेडी उस तरह के सीड्स आ चुके हैं, बिक नहीं रहे हैं ओपनली, लेकिन आ चुके हैं सीड्स। बहुत सारे किसान यूज़ भी कर रहे हैं, थ्रू अदर वेज यूज़ भी कर रहे हैं। तो इस तरह वो आपको पीछे से फिर वो क्रेडिबिलिटी दिखाएंगे, ये रिपोर्ट को निकाल देंगे कि मोदी गवर्नमेंट ने तो किसानों के विरुद्ध काम किया है, समझे आप। जबकि वो डील्स कुछ और हुई हैं, प्राइवेट कंपनीज के थ्रू डील्स हुई हैं, और वो अमेरिकन चर्च भी भारत में बैठा हुआ है। तो भारत के नॉर्थ ईस्ट को उनका टारगेट रहेगा थ्रू बांग्लादेश में मिलिट्री यूनिट्स आई थी, और उसके बारे में सबने रिपोर्ट भी किया था, और हमको बताया कि ये आपके लिए नहीं है, हम इंटरनल है। क्यों सिर्फ अमेरिका को ही हक है भारत के पड़ोसी में काम करने का, क्या भारत को हक नहीं है? तो भारत को भी प्रोएक्टिव पॉलिसीज अपनानी पड़ेंगी, ताकि उनको सैन्य शक्ति का भी डर हो कि भारत उधर भी है। जैसे वेनेजुएला में कुछ हुआ, भारत का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, चीन का आया, रशिया का आया, भारत का नहीं स्टेटमेंट आया। तो इस तरह के विषयों पे भारत को भी प्रोएक्टिव खेलना पड़ेगा। सारा समय अटैक्स नहीं झेल सकते। महाभारत बोलता है कि आपको दुश्मन पे प्रोएक्टिव आक्रमण करना पड़ता है। महाभारत युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं नारद मुनि, आपको अटैक करना पड़ता है। हम लोग अभी भी पुराने उसमें बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है कभी कभी कि हम लोग झेलते रहेंगे, झेलना नहीं जाता। झेलने से आपका खर्चा ज़्यादा होता है, आक्रमण करने से खर्चा कम होता है। दैट्स वाई उन लोगों को कोई डिफेंस नहीं है, उनका सिर्फ आक्रमण नहीं डिफेंस है, समझे आप। तो इस तरह अभी आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, हम सारे स्टूडेंट निकाल देंगे, सारे भारतीयों को निकाल देंगे, सारे कंपनीज को निकाल देंगे, सारे सीईओज को निकाल देंगे, ये करेंगे वो लोग, और फिर चुन चुन के मारेंगे भारतीय अमेरिकन को, है ना। तो इस तरह काम करते हैं ताकि आपको प्रेशर बने, आप कहाँ पे एब्जॉर्व करोगे, हाहाकार मच जाएगा भारत में। इस तरह काम करते हैं। और पॉपुलेशन उनकी 25 करोड़ है, 25 करोड़ के लोग 140 करोड़ से लड़ रहे हैं, और उनके पास धन भी नहीं है, कुछ भी कमाने का कुछ जरिया ही नहीं है। तो इस तरह काम करते हैं, और फिर आपके ऊपर फिर बाद में सैन्य शक्ति करेंगे जब आप उनको लगेगा आप कमज़ोर हैं। तो सारे जो ग्रीगो गार्सिया में बड़े बड़े प्लेन खड़े हुए हैं, B-52, मैंने पहले ही बोला था हूथियों के लिए नहीं है, भारत के लिए है, क्योंकि भारत के निशाने पे है। तो भारतीय तैयारी भी चल रही है, स्मॉल रेंज लॉन्ग रेंज जो भी चल रही है भारत की तैयारी। तो और फिर आपके इंजन डिले करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन कम हो। फिर बाकी फ्रांस पे सैंक्शंस लगाए जाएंगे, फ्रांस कुछ बेच नहीं पाएगा आपको, जो भी आप टाइप कर रहे हैं फ्रांस से बंद करवा देंगे, दे कैन ईजिली डू इट। फिर आपके फॉरेक्स रिजर्व्स को बंद कर देंगे। इस तरह के बहुत सारा प्रेशर डालेंगे ताकि लोग मोदी को हटा दें, और फिर उसके बाद जो भी सरकार आएगी उसके थ्रू वो मतलब जो लीनियंट सी दिखाएंगे ये। और इसमें आपको लगता है कि एक ही देश इन्वॉल्व है? नहीं, पूरा यूरोप इन्वॉल्व है, पूरा अमेरिका इन्वॉल्व है, और भी उनके जितने भी एलाइज हैं एशिया में वो सब इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग जापान। इस तरह युद्ध होता है, क्योंकि भारत अगर दब गया, क्योंकि भारत की वजह से ये लोग युद्ध जीते थे वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में, लेकिन हमको बताया नहीं, हमारी टेक्स्ट बुक्स ने हमको नहीं बताया, क्योंकि ये लोग कंट्रोल कर रहे थे आपकी टेक्स्ट बुक्स।
तो इस तरह भारत को डरा के धमका के दे वांट टू गेट फेवरेबल डील्स। अर्थ संचयन, असुर जो है सिर्फ अर्थ के लिए काम करता है, सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, धर्म के लिए काम नहीं करता। तो हमारा धर्म भी इनके साथ बदल जाना चाहिए। हमारा धर्म भी हम उसको उनके साथ जो यूज करेंगे वो आसुरिक तरीके से यूज करेंगे, जिससे वो समझे। जो असुर और देव का जो संग्राम होता है, जो देवता जब क्रूरता पूर्वक असुरों को मारते हैं तब असुरों को समझ में आता है। समझे आप, बहुत क्रूरता दिखाते हैं वहां पे, क्योंकि असुर भी क्रूरता दिखाता है वहां पे। किसी को इंद्र किसी को छोड़ते नहीं है, इंद्र सबको मार देते हैं, जिंदा नहीं रखते किसी को भी। वृत्रासुर जो कि महान भक्त हैं चित्रकेतु महाराज, उनका भी वध करना पड़ा उनको। समझे आप। तो इस तरह ही असुर और सुर का संग्राम होता है, जिसमें दया भाव बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि दया भाव होगी तो सनातन धर्म आएगा। इसलिए वीक किया जाता है आपको, दया दिखाओ, करुणा दिखाओ, आप तो भारत हो, ज़्यादा जमीन दो, अपनी जमीन छीन लो। आपको मालूम है कि ओमान, बहरीन, ईरान का कुछ पार्ट, ये सब 1945 से पहले सब भारतीय ही था। 1919 से पहले अफगानिस्तान, ये सब भारतीय था, भारत ही था। दुबई जहाँ बना हुआ ये सब भारत था पहले। बर्मा तक पूरा भारतीय क्षेत्र माना जाता था इसको। ओके, तो वो सब काट के बाहर फेंक दिया, इंक्लूडिंग वियतनाम तक भारत क्षेत्रीय बोलते थे ब्रिटिश लोग, इंडो चाइना ये सब था, वो तोड़ के बाहर फेंक दिया। भारतीय सेनाएं पूरा तिब्बत को पूरा कंट्रोल करती थी, ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स, उसको भारतीय माना जाता था, तो सब तोड़ दिया उन्होंने। अब यहाँ पर आए हैं तो जो बचा खुचा भारत है उसको भी तोड़ने की तैयारी है। तो अब भारत को सजग होना पड़ेगा, और भारतीय सरकार सब कुछ कर ही रही है, और भी करेगी। और मुझे पूरा उसमें कोई भी डाउट नहीं है कि भारतीय वापस एक साथ आएंगे, क्योंकि उसको एक साथ डील करेंगे, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा हो गया है। मतलब ऐसा मत सोचिए कि एक के प्रेसिडेंट के ये बुरे आदमी की वजह से ऐसा हुआ, नहीं, ये पहले से स्ट्रेटेजी है, अदृश्य राज की स्ट्रेटेजी है, जो कि चर्च चलाता है, चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्ट्रेटेजी है। तो इसमें सब लोग एक साथ इन्वॉल्व है। उसको तो स्क्रिप्ट दी जाती है कि तुम ये करो अभी, तुम ये करो अभी, तुम ये करो अभी, तुम ये करो, और एक भारत मात देगा तो ये सब पीछे हट जाएंगे। एक सैन्य मात देनी पड़ेगी या गुप्तचरी मात देनी पड़ेगी जो भयंकर हो, जिसमें बहुत कष्ट हो। तो इस तरह काम होता है, और इसी तरह से भारतीय संस्कृति को बचाने का कार्य हम कर सकते हैं, सनातन धर्म को बचाने का कार्य कर सकते हैं। और मुझे मालूम है कि भारत में बहुत सारे विचारक भी हैं जो इसमें अच्छा बातें करते हैं, बहुत अच्छा बातें करते हैं। लेकिन इस समय जो धर्म की बात आ गई, ये सनातन धर्म की लड़ाई है। ये कोई भी सिर्फ स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स की लड़ाई नहीं है, स्ट्रैटेजी ये सनातन धर्म की लड़ाई है, और सनातन धर्म की लड़ाई इस प्रकार से ही लड़ी जाती है। इस समय हमको महाभारत, रामायण, जैसे भगवान राम ने, कोई जरूरत नहीं भगवान राम को, भगवान राम कुछ भी कर सकते हैं। भगवान राम तो कुछ को भी, पृथ्वी को ही तोड़ दें, कुछ भी कर सकते हैं, वो बहुत, भगवान विष्णु ही है। लेकिन भगवान राम ने भी अपनी सेनाओं को पृथ्वी पे राक्षस से लड़ने के लिए उससे बड़ी सेना बनाई, उससे ज़्यादा शस्त्र थे उनके पास, रावण से ज़्यादा शस्त्र थे, तब जाके उन्होंने रावण को मात दी, है ना। अगस्त ऋषि भी उनके साथ जुड़ गए, सभी लोग जुड़ गए। तो क्योंकि भगवान राम है, उनके साथ पूरी दुनिया, हम राम नहीं है ना, हम तो छोटे से हैं, इसलिए महाभारत से सीख लेनी पड़ती है। युधिष्ठिर महाराज ने 36 वर्ष महाभारत युद्ध के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं किया जहाँ पे उन्होंने युद्ध ना किया। कंबोजों पे युद्ध किया 4 बार, चीन पे युद्ध किया 3 बार, तो उत्तर कुरु को 5 बार किया, औरव देशों को, औरव देश को अरब बोलते हैं, औरव प्रदेश को उन्होंने 6 बार कॉन्कर किया, है ना। लंका पे तो विभीषण ही राज कर रहे थे, भगवान राम के सेवक, पूरा पूर्वी दिशा में हर जगह राज किया, युद्ध करते रहे। तो कभी भी पांचों भाई महाभारत युद्ध के बाद निरंतर 36 वर्ष तक उन्होंने युद्ध किया, वापस कॉन्कर किया, वापस हराया, वापस सब कुछ किया, डिफीट किया सबको। तो ये पृथ्वी का विधान है, और अगर धर्म के लिए करते हैं तो भूमि को बड़ी शांति मिलती है, अगर अधर्म के लिए करेंगे तो भूमि को अशांति मिलती है। तो भारत तो हमेशा धर्म के लिए युद्ध करता है, तो हमको ये सब बातें फेंकनी पड़ेंगी, हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, हम तो बस शांति प्रिय, नहीं, हम शांति प्रिय देश हैं सनातन धर्म के लिए, हम शांति प्रिय देश हैं सनातन धर्म की वजह से। तो सनातन धर्म के लिए हम युद्ध करते हैं, उससे हमें मुक्ति मिलती है, ब्रह्मलोक मिलता है, स्वर्गलोक मिलता है। ये तो अवसर है क्षत्रियों के पास कि स्वर्ग की प्राप्ति हो, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो, इसलिए युद्ध किए जाते हैं। ब्राह्मणों के लिए जब शांति होती है तो समाज में बाकी सारे वर्ण धनी हो जाते हैं, है ना। तो वापस हमको वर्ण आश्रम व्यवस्था पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी के माध्यम से हम भारत की सीमाओं को वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ तक असुर
अपनी क्षमता ना दिखा सके बहुत ज़्यादा। तो अब ये भी हो सकता है कि भारत और ईरान और रशिया और सब मिल जाए एक साथ, चीन के अलावा। चीन नहीं मिलेगा, क्योंकि चीन जो है वो स्वयं ही अपनी प्रभुत्ता संपन्न करने के लिए बैठा हुआ है और वो धर्म की से बहुत दूर चला गया है। लेकिन फिर भी वहाँ पे धार्मिक लोग हैं, पहले धर्म का पालन करते थे, तो चीन के साथ भी भारत को कोऑपरेशन करना पड़ेगा। बट वो हमको छोड़ना पड़ेगा कि ट्रेड भी साथ में चलता रहे, युद्ध भी साथ में चलता रहे, है ना। खेल भी चलता रहे, युद्ध भी चलता रहे, ऐसा नहीं पॉसिबल। या तो युद्ध है या खेल, युद्ध है या इकोनॉमी है, दोनों एक साथ ही रिलेटेड है। अगर युद्ध होगा इकोनॉमिक ग्रो होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ है तो आपकी सैन्य शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, समझे। तो भारत को क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। जो धर्म देता है सनातन धर्म, वो आपको चिंतन को स्वच्छ बना देता है। योग के माध्यम से क्लियर कट रखिए, क्लियर कट। दुश्मन दुश्मन होता है, शत्रु शत्रु होता है, शत्रु दोस्त नहीं होता, शत्रु मित्र नहीं होता, शत्रु बंधु नहीं होता, शत्रु शत्रु होता है। शत्रु और दुश्मन में फर्क होता है, जो मन से आपके बुरे विचार रखे वो दुश्मन है, और जो शस्त्र के द्वारा आपको हानि पहुंचाए वो शत्रु है। तो इसलिए धार्मिक तरीके से सोचने की आवश्यकता है और रामायण महाभारत से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, ताकि हम आज की जो आसुरिक जियो पॉलिटिक्स है उसको समझ सकें और राजनीति खेलें। राजनीति शक्तिशाली होती है, जियो पॉलिटिक्स कमजोर होती है। कमजोरों की जियो पॉलिटिक्स है, शक्तिशालियों की राजनीति है। और राजनीति में सैन्य प्रबलता ज़्यादा होती है, सैन्य पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि सैन्य शक्ति से धर्म बढ़ता है। सनातन धर्म सैन्य शक्ति से बढ़ता है। तो यही भारत का अगला कदम होना चाहिए और इसी दिशा में भारत को बढ़ना चाहिए। राम और कृष्ण से प्रेरणा लेनी चाहिए, पांडवों से प्रेरणा लेनी चाहिए, और हमारे अनेक संत साधु हैं उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और दुश्मन और शत्रु को पहचानें और उसके बाद उसके ऊपर कार्य करें। टूल्स तो सारे होते ही हैं, गुप्तचरी भी टूल होता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस भी टूल होता है, सैन्य शक्ति भी टूल होती है। ये सब टूल होते हैं राजनीति के, ये अंग है। राजनीति तो बड़ी होती है। राजनीति होती है लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए राजनीति होती है। उसके लिए युद्ध करना पड़ता है, क्योंकि हर कोई युद्ध नहीं कर सकता, समाज में हर कोई युद्ध नहीं कर सकता। उसके लिए स्पेसिफिक कैटेगरी युद्ध करती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों को बनाया। तो वापस हमको उसी पथ पे चलना पड़ेगा। और ऐसे अवसर बहुत ही कम मिलते हैं पुण्य मिलने के। ये पुण्य के कार्य है ना। स्वर्गलोक की प्राप्ति है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति है, उच्च लोकों की प्राप्ति है। ऐसे अवसरों को जब आपको मिलता है तो क्षत्रिय खुश हो जाते हैं, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत ज़बरदस्त जियो पॉलिटिक्स चल रही है और भारत के लिए खतरा बढ़ रहा है, यही भारत के लिए अवसर भी है। चिंता मत होइए, चिंतन करिए भागवत पुराण का, रामायण का, महाभारत का। बस इतना ही आज के लिए। नमस्ते और जय जगन्नाथ।